देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, धार्मिक साहित्य, उसमें धर्म के बारे में पता चल रहा है। अब हम क्या पढ़ेंगे, धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर का मतलब कोई कहानी हो, कोई किताब हो, कुछ समाज के बारे में वर्णन हो, कुछ राजनीति के बारे में वर्णन हो, देवी देवताओं को छोड़ करके जो वर्णन होगा उसको हम धर्मेत्तर में रखेंगे। जैसे नाटक आ गया कोई, तो नाटक किसमें आएगा, धर्मेत्तर है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। अर्थशास्त्र इसी प्रकार की किताब है और राज तरंगिणी इसी प्रकार की किताब है। अर्थशास्त्र जो है लिखा गया आज से लगभग मतलब 320 ईस्वी पूर्व लगभग मौर्य काल की शुरुआत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठता है, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से, ठीक है। नंद वंश को पराजित करके कहानी है। अभी आगे जब हम पढ़ाएंगे ओ महाजनपद काल तो उसमें पता चलेगा। तो उनके जो पुरोहित थे चंद्रगुप्त मौर्य के, कौटिल्य, तो उस समय राजा को क्या करना चाहिए, राजा को क्या नहीं करना चाहिए, राजा का शत्रु कौन होता है, राजा का मित्र कौन होता है, उस समय की सामाजिक राजनीतिक स्थितियों के बारे में बताने का कार्य करते चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र। कल्हड़ कहाँ के रहने वाले थे, कश्मीर के थे, दरबारी इतिहासकार थे, वहाँ के राजाओं के दरबार में रहते थे। तो इसलिए कश्मीर के इतिहास को अगर जानना है तो कल्हड़ के राज तरंगड़ी से पढ़ के बहुत ज्यादा हमको मदद मिलती है। तो ये दोनों किताबें पूछी जाती है कि राज तरंगड़ी के लेखक कौन है। ये भी पूछा जाता है कि राज तरंगड़ी से हमें किस विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़े। एक तरीका क्या बताया इतिहास जानने का, धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेत्तर साहित्य, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। अब विदेशी यात्री आते क्यों थे, तो दो कारणों से आते थे विदेशी यात्री। या तो किसी राजा ने उसको भेज दिया हो कि हमारा दूत बन के जाओ, उनके दरबार में रहना, और यहाँ के राजा अपने दूत को वहाँ भेज देते थे। ठीक है, आज भी ऐसा होता है। भारत के राजदूत हैं हर देशों में और हर देशों के राजदूत हैं भारत में। ठीक है, तो इंडिका जो लिखा व्यक्ति वह मेगस्थनीज का था, और मेगस्थनीज ने लिखा वो यूनानी राजदूत था, यानी यूनान का राजदूत था, और आ करके बढ़िया दरबार में बैठता था। तो उसने जो किताब लिखी है वो, उसमें मौर्यकालीन समाज के बारे में विवरण मिलता है। उसने पटना शहर में बताया कि उस समय जो है जनगणना हुआ करती थी। ठीक है, कौन पैदा हुआ कौन मरा उसका विवरण मिलता है किससे, मेगस्थनीज के विवरण से। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य कालीन समाज के बारे में वर्णन करता है। लगभग ये समझ लो 320 ईस्वी पूर्व की बात करता है, ईस्वी से 320 वर्ष पूर्व की बात करता है। हु की यू ये किताब लिखिए, किताब नहीं पूछेगा इसमें, इसमें किताब पूछेगा। ये किताब इंपॉर्टेंट है, ये किताब अभी तक नहीं पूछा, जितना हमने एग्जाम दिया है उसमें किताब नहीं पूछा है। तो इंडिका का नाम जरूर याद रखना। फाहियान को पूछता है किसके काल में भारत आया था, तो गुप्त काल में आया था। तो गुप्तों का काल जो है 320 ईस्वी से लेकर लगभग 500 ईस्वी के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसी काल में फाहियान भारत में आया है। जब फाहियान भारत में आया तो गुप्त काल से संबंधित बातों, उस समय जो बातें थी। अच्छा ये देखो क्यों आया, ये राजदूत तो है नहीं, चीनी यात्री है। घुमक्कड़ टाइप लोग हर जमाने में रहते हैं, आज भी घुमक्कड़ है, उस समय भी घुमक्कड़ हुआ करते थे। ठीक है, तो ये घूमते घूमते आया था, लेकिन किस लिए आया था, धर्म की तलाश में। बौद्ध धर्म चीन में फैल गया था, तो पता चला कि बुद्ध पैदा कहाँ हुए, तो भारत में। तो अब चलते हैं भारत में ही शिक्षा ग्रहण करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था बिहार में, वहाँ आया, कई सालों तक वह शिक्षा ग्रहण किया, और जाते समय अपने साथ बहुत सारे चीनी अरे वो बौद्ध साहित्यों को चीन ले गया। ठीक है, तो ये कौन था, फाहियान। वेनसेंग कब आया था, वेनसेंग आया हर्षवर्धन के काल में, ये भी चीनी यात्री था। तो हर्षवर्धन के समय का जो विवरण है वो भी मिलता है इसमें। ठीक है, हर्षवर्धन के समय काल के समय की जो बातें हैं ये सब बौद्ध हैं दोनों, ये बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आए थे। अब प्रश्न एक बार आया पीटीसी में कि भारत में आने वाला सबसे पहला चीनी यात्री कौन था, इन तीनों में से बताओ कौन होगा जी उत्तर। हाँ? ये नाम नहीं है तो किताब है ना, ये तीनों नाम में से कौन होगा, मेगस्थनीज होगा। उस दिन ऑप्शन में मेगस्थनीज था, सब मेगस्थनीज मारे जा रहे थे, लेकिन पूछा था चीनी यात्री, तो कई लोग ध्यान ही नहीं दिए। अब सबको लगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि वो यूनानी था, वो चीनी नहीं था। समझ में,
जब पूछेगा भारत में सबसे पुराना यात्री इनमें से कौन था, तब तो मेगास्थनीज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न आ गया कि इनमें से भारत में आने वाला सबसे पुराना चीनी यात्री कौन था, तब क्या हो जाएगा? हाँ, फायान हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है।